Assalamu alaikum ji, it's me Mazul Islam and you're watching the second perspective. अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी द टॉक्सिक जॉब कल्चर इन पाकिस्तान। और इस टॉपिक पर पाकिस्तान में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, और इसलिए बात नहीं करता कि जैसे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं फ़ौरन अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी आपस की बात है, आप लोगों को भी पता है कि जैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी रॉन्ग बिहेवियर या किसी भी एक अब्यूज़िव कल्चर को अगर आप हाईलाइट भी करते हैं या अपने किसी बॉस या किसी ऐसे पर्सन की नज़र में लाते हैं कि जी दैट इज़ हैपनिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फ़ौरन जो फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस वो ये होते हैं कि मार्केट आप जैसे लोगों से भरी पड़ी है और बाहर जाके देखें हालात बड़े ख़राब हैं, लोग नौकरी के लिए मरते फिर रहे हैं, लोग तालीम लेके नौकरी की टके की नौकरी करने के लिए मरते फिर रहे हैं। तो आप यहाँ इस तरह की बात करेंगे तो आप अपनी नौकरी ख़ुद गंवाएंगे और आप जाएंगे, आप जैसे 100 हम ला के खड़े कर देंगे। तो दैट इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रेट गिवन टू एनी एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी नाइंसाफ़ी या एक अब्यूज़िव कल्चर के ख़िलाफ़ बात करता है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये आइडेंटिफिकेशन हम प्रोवाइड कर सकें, अवेयरनेस दे सकें कि व्हाट इज़ एन अब्यूज़िव कल्चर विद एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इट अफेक्ट्स एन एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर एज वेल, because the productivity of an employee is actually the success of an organization and in turn the employer. तो आज हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, जो वर्क प्लेस कल्चर होता है वो एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और उसकी कैपेसिटी पे बड़ा इम्पैक्ट रखता है। टैलेंट को रिक्रूट करना, यानी कि टैलेंट को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट्स वन थिंग। आपने उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया, आपने आपने उसे टशन मिशन दिखाया, आपने उसे शीशे की दीवारें, एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर बड़ा आपने अट्रैक्टिव एक एनवायरनमेंट दिखा दिया और एक अच्छा पैकेज भी आपने उसे ऑफ़र कर दिया। तो यू हैव अट्रैक्टेड द टैलेंट हियर, बट टू रिटेन दैट टैलेंट इट इज़ अ रियल चैलेंज। आप टैलेंट को रिटेन किस तरह से करेंगे और उस टैलेंट को आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ किस तरह से करेंगे। आई वुडंट से टू एक्सप्लॉइट दैट टैलेंट, बट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट टैलेंट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि बहुत सारे मैंने इस तरह से अपने कोलीग्स में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के लोग देखे हैं, दे वर मास्टर्स ऑफ देयर फील्ड, लेकिन जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनके मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं कर पाती तो दे कंसीडर्ड दैट एम्प्लॉय एज एन फेल्ड पर्सन, although he is not a failed person, but the capacity of an organization to utilize an employee, because employee is an asset, in services sector employee is an asset, तो उस asset को आपने maximum किस तरह से utilize करना है, that is the responsibility of the organization or the institution in which he is working. So the culture और जो उसका environment है, that has a very profound effect on the working capacity of the employee. अब अगर आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की अब स्टडी देखते हैं, दैट सेज हाफ द एम्प्लॉई दैट एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ इनसिविलिटी, आई एम नॉट सेइंग सम ही इज़ बीइंग इंसल्टेड और रिडिक्यूल्ड, they are saying who experience some sort of incivility at the workplace, they either lose their interest in the work and or they spend less time on their working desk, और दे reduce their effort, वो अपना जो effort देना कम कर देते हैं। तो that is not, and this is a very comprehensive study that is being conducted by the Harvard's Business School. So if an employee is just experiencing some sort of incivility, so that has a profound effect on the organization and the working employee. So you can see what would be the effect of the what you do, the insult an employee, you ridicule an employee. That would be having a very deep reaching effects on that organization. At the end, the employee doesn't suffer because the employee doesn't own the organization, and employee will leave after a certain span of time. But at the end of the day, the employer and the organization will suffer the consequences of that environment and that culture. अच्छा जी, एक टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन।
मेरे एक लैंग्वेज के टीचर थे जहाँ से मैं आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा था. ऑल्दो आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट टेस्ट आइल्स, but I have prepared for that test, and that has an impact on my language as well, because when I prepared for the IELTS test, I learned a lot from that teacher. So he introduced one of the terms that I would like to share with you people, that is procrastination. And the term procrastination means delaying something consciously, and that is more relevant to the employee. And बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने के लिए आता है अकाउंट्स में, तो ऑल्दो वो डॉक्यूमेंट एक दिन में साइन होके प्रोसेस होके दूसरे दिन जो चेक बन सकता है, लेकिन एम्प्लॉय ऐसा नहीं करते, वो उसको प्रोलॉन्ग करते हैं. यार अभी 2 तारीख को आपका फॉर्म आया है, इसको अभी आप कह रहे हैं अभी 3 दिन में इसको आप प्रोसेस कर दें, साइन होने हैं अभी इसके. साइन होने में कितनी देर लगती है? सर 15 मिनट लगते हैं. सिर्फ साइन होने नहीं सर, अभी कुछ और चीज़ें भी प्रोसेस में चल रही हैं, ऐसे नहीं होता. फिर 3 दिन में वो साइन होते हैं, फिर वो 4 दिन अकाउंट में चला जाता है, 4 दिन वाले अकाउंट से प्रोलॉन्ग करते हैं, फिर 4 दिन बाद अकाउंट वाले कहते हैं ओह वो आया हुआ था एक डॉक्यूमेंट यार, उसका चेक बना दे, 4 दिन हो गए. फिर उसका चेक बनता है, फिर वो 6-7वें दिन जाके एम्प्लॉय को फ़ोन आता है, सर वो आपका चेक रेडी हो गया. सो दैट इज़ द बिहेवियर दैट इज़ बीइंग एग्जिबिटेड बाय द एम्प्लॉय. और एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि ये एम्प्लॉय यूज्ड टू है इस चीज़ का, ये कल्चर इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो एम्प्लॉय टाइम पे काम नहीं कर रहा. एंड दिस बिहेवियर इज़ नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन. बट हैव यू एवर बॉदर्ड कि वो ऐसा प्रोलॉन्ग क्यों कर रहा है? वाई इज़ ही स्ट्रेचिंग दैट स्मॉल टास्क इनटू अ च्युइंग गम लाइक दिस, और वो उसका इतना लंबा बना के उसे पेश करता है? बिकॉज द एफर्ट इज़ नॉट बीइंग वैल्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एक आप काम जल्दी से कर देते हैं या करवा देते हैं, तो एम्प्लॉयर को या आपके हेड को ये इम्प्रेशन मिलता है कि यार ये तो काम को था ही नहीं, ये तो आधे घंटे में हो गया, ये तो 2 घंटे में हो गया, तो ये एम्प्लॉय यहाँ पे बैठ के पूरा महीना सैलरी खाता है यार, ये तो मतलब ये तो बड़ा बर्डन आ रहा है मेरे ऊपर. तो वो एम्प्लॉय अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, इस चीज़ को साबित करने के लिए कि मैं एक सही मानों में एक काम कर रहा हूँ, दैट हैज़ एन इम्पैक्ट, वो उसको स्ट्रेच करता है. मतलब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, ऑल्दो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, लेकिन मेरे कोलीग्स मुझे कहते हैं कि यार तू ये वाला काम ना 2 घंटे में ना दे दिया करो, ये काम यार 2 दिन लिया करो उस चीज़ के लिए. वाह यार अगर ये 2 घंटे में हो सकता है, वो कहे अगर 2 घंटे में हो सकता है तो बाकी आपने 2 दिन क्या की है? दैट इज़ द मेन इम्प्रेशन दैट इज़ बीइंग परसीव्ड बाय योर बॉस कि तो 2 घंटे का काम था. वो 2 घंटे में क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है उस काम को करने में. अगर आप किसी न्यू हायरिंग को लेके आएंगे, वो हो सकता है 7 दिन ले ले, और 7 दिन लेने के बाद भी शायद वो क्वालिटी मीटअप ना कर पाए. तो द एम्प्लॉय विच इज़ गिविंग यू द टास्क विद इन 2 आवर्स डजंट मीन दैट द टास्क इज विद इन 2 आवर्स. सो ये एक इम्प्रेशन अपने एम्प्लॉयर को अपनी पोजीशन जस्टिफाई करने के लिए देना पड़ता है. दैट इज़ द मेन रीज़न कि आखिर कुछ ना कुछ तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ऐसा चल रहा है कि हर एम्प्लॉय को अपनी पोजीशन और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी साबित करनी पड़ती है कि इफ़ आई एम वर्किंग हेयर तो ये मेरी ज़रूरत है यहाँ पे. ये एम्प्लॉयर नहीं ये इस चीज़ को देख पा रहा है कि ज़रूरत है ही नहीं है, एम्प्लॉय अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, और उसके लिए वो क्या कर रहा है, एक हैबिट डेवलप होगी, दैट इज़ द प्रोक्रेस्टिनेशन. अच्छा जी, एक और चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस में हो रही है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. आप 3 लोगों को एक टास्क असाइन करते हैं और उनके लिए एक डेडलाइन आप मुकर्रर करते हैं, एंड बोथ और 3 ऑफ दीज पीपल हैव कंप्लीट दैट टास्क ऑन द डेडलाइन. ठीक है जी, गुड हो गया जी, आपने काम कंप्लीट कर दिया. लेकिन काम कंप्लीट कर दिया, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव. क्या आपने कभी क्वालिटेटिव एनालिसिस किया उस टास्क का कि यार किस बंदे ने कितनी अर्करेजी की अपने काम में? दैट इज़ नॉट बीइंग डन. तो अगर आप क्वांटिटेटिवली हर चीज़ को एनालिसिस करेंगे, तो जो बंदा बेचारा अर्करेजी कर रहा है, वो भी इस चीज़ का आप उस चीज़ को आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि यार काम निकालना सीखो, काम में इनपुट देना ना दो. दैट इज़ नॉट बीइंग रिक्वायर्ड. तो एट द एंड ऑफ द डे हु विल सफ़र? Firstly, the employee,
क्योंकि उसके अंदर ये बिहेवियर डेवलप हो जाएगा दैट क्वांटिटी इज़ इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो क्वालिटी जब वो क्वालिटी इनपुट नहीं देगा, वो अब खुद स्पॉइल हो रहा है, ही इज स्पॉइलिंग हिमसेल्फ, एंड एट द एंड ऑफ द डे हु इज सफरिंग, हु विल सफर फ्रॉम दिस बिहेवियर? तो ऑर्गेनाइजेशन। So whenever say that there is a abusive culture within an organization, the job culture is abusive in Pakistan, it means that the qualitatively employees are not valued. They are not being valued on the quality they produce on their workplace. आप सिर्फ अगर क्वांटिटेटिवली हर एक को एनालाइज करेंगे, ये डेडलाइंस मीट करता है, ये काम टाइम पे दे देता है, वो काम में देता क्या है? Most of the managers even don't know. They even don't have the capacity to analyze the task qualitatively. अगर मैं एकेडमिक्स में बात करूं और अगर आपका एक एकेडमिक जो कोऑर्डिनेटर है, अगर उसका जो मेजर्स है वो आप समझ लें फाइन आर्ट्स में है या इंग्लिश में है, और अगर आपका प्रिंसिपल एमए इंग्लिश करके बैठा हुआ है, तो आपकी अंडर जो मैथ्स में इनपुट दी जा रही है, क्वालिटेटिवली जो वर्क हो रहा है, उसको आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे? सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू क्वालिटेटिवली एनालाइज द क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड देन द रिवॉर्डिंग सिस्टम, कि आप रिवॉर्ड कर सकें। जब तक आप एम्प्लॉय को रिवॉर्ड नहीं करेंगे, आप अच्छे एम्प्लॉय को भी स्पॉइल कर रहे हैं। वाई शुड ही पुट इन एफर्ट? अगर एक काम 15 मिनट में करके, टला के, गुजार के, सबमिट करवा के आप शाबाश से दूसरा बंदा वसूल कर रहा है, तो जो बंदा 8 घंटे में से 7 घंटे अर्क-रेज़ी कर रहा है, वाई वुड ही डू दिस? उसे क्या फ़ायदा हो रहा है? जो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो ये सुनता है कि जी आप डेडलाइंस मिस कर रहे हैं, आप काम डिले कर रहे हैं, तो मतलब आपने कभी क्वालिटेटिवली एनालाइज किया है टास्क को कि कौन उसमें कितनी इनपुट दे रहा है? एंड एक और चीज़ होती है प्रैक्टिकलिटी ऑफ द वर्क, एंड प्रैक्टिकलिटी विल कम फ्रॉम टेस्टिंग द डॉक्यूमेंट इन द ग्राउंड लेवल। आप अगर एक एकेडमिक मैनुअल बनाते हैं या एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट बनाते हैं या एक ऐसी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट बुक बनाते हैं, तो टेक्स्ट बुक कितनी इफेक्टिव है, दैट इज़ नॉट बीइंग एनालाइज्ड कि आप टेक्स्ट बुक को देखें और जी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, जी कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, ये टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है। दैट इज़ नॉट द वे टू क्वालिटेटिवली एनालाइज ए डॉक्यूमेंट और एनीथिंग, जब तक आप उसे रियल ग्राउंड्स में टेस्ट नहीं करते। तो एक रियल ग्राउंड्स में टेस्ट करने का, पायलट करने का हमारे यहाँ रुझान नहीं है। मैं यहाँ पे एक स्टोरी कोट करता हूँ। 90s या 80s की बात है कि हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान में नई आई थी, और उस वक्त गाबा और ये फिरोज दे वर द ह्यूज जायंट्स इन द पब्लिशिंग कंपनीज। तो देयर वाज नो स्पेस फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैथ्स की एक पहली सीरीज़ बनाई थी काउंटडाउन, और काउंटडाउन की वो सीरीज़ बना के वो सीधा पहुँच गया कराची। और कराची में उस वक्त 70s 80s में ये अभी नया सिटी और बिकन हाउस स्कूल अभी इस्टेब्लिश हो रहे थे। दे वर जस्ट न्यू बॉर्न दे वर। तो वहाँ पे वो जाके उन्होंने कहा जी बस हमें एक टेक्स्ट बुक हमने डेवलप की है, आप हमें 2 से 3 सेक्शंस दे दें, वी वांट टू टेस्ट अवर टेक्स्ट बुक्स। तो उन्होंने 2 से 3 दे दिए, क्योंकि बिकॉज दे वर हैविंग द लेबल ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विद दैम। और पाकिस्तानियों का एक मसला ये है कि गोरी चमड़ी देख के तो ये समझते हैं कि अल्लाह मियाँ नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ज़मीन पे आ गए। तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो सजदा हम पे वाजिब हो गया, बल्कि फ़र्ज़ हो गया। तो उन्होंने कहा जी आमना व सदक़ना व अताना, अतात तुम आपकी करेंगे। उन्होंने जी 2 से 3 सेक्शंस अपने हवाले कर दिए इनके। उन्होंने क्या किया जी, अपनी टेक्स्ट बुक अप्लाई की, टेस्ट करने के बाद रियल ग्राउंड्स में उसको एनालाइज़ किया, उसको इम्प्रूव किया, सेकेंड वर्जन टेस्ट किया, एनालाइज़ किया, फिर इम्प्रूव किया। ये साइक्लिक प्रोसेस करते दे डेवलप्ड द नाउ वी नो द काउंटडाउन सीरीज़ ऑफ मैथमेटिक्स। अब वो जो काउंटडाउन सीरीज़ है वो देखने में आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन जब आप उसे स्कूल में लगाते हैं तो दैट इज़ इफेक्टिव। दैट इज़ बीइंग इफेक्टिव बिकॉज इट वॉज क्वालिटेटिवली एनालाइज्ड, it was tested on the grounds and it was improved from the feedback they gained from the ground. तो जब तक आप रियल ग्राउंड्स में किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करते हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी को जब तक आप टेस्ट नहीं करते हैं, तो वो एक आप कह सकते हैं एक मफरूज़ा या एक इल्यूजन ही होती है, जिस चीज़ को आप वेरीफाई नहीं कर पाते। तो 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप क्वालिटेटिवली अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करना शुरू करें, और जो भी काम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी को बड़ा जहन में रखें। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कि
एम्प्लॉय डरता भी है, हमारे यहाँ मैनेजर्स डरते भी हैं। जब भी कोई एम्प्लॉय ये बात करता है ना कि वी हैव टू गो इनटू द ग्राउंड लेवल और हम इसको टेस्ट करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, वो कहते हैं यार इस प्रोसीजर में तो एम्प्लॉय पॉलिश हो जाएगा, यार ये तो उस्ताद बन जाएगा अपने फील्ड का, तो ये तो फिर रिटेन नहीं कर पाएंगे हम इसको। तो जब ये मार्केट में घुसेगा, जब ये हमारे फ्रेंचाइज एसोसिएट्स हमारे लोगों से मिले जुलेगा, तो ही वुड बी हैविंग लिंक्स, तो ये तो हमारे लिए ख़तरे का बायस हो जाएगा। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारी, ये भी हमें जो है वो स्पेस नहीं देने देती अपनी एम्प्लॉय को, विच ही डिज़र्व्स। और एट द एंड ऑफ द डे द ऑर्गेनाइजेशन विल बेनिफिट, विल रीप द बेनिफिट ऑफ दैट एफर्ट। कोई दूसरा तीसरा बंदा उस बेनिफिट को नहीं लेगा। सो इनसिक्योरिटीज़ ना रखें, क्वालिटेटिवली अपने एम्प्लॉय को वैल्यू करें और रियल ग्राउंड से अपने डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर टेस्ट करें।